जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। और करंट अफेयर्स हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष तो होता ही है। इससे पहले आप हमारे लक्ष्य के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और LAKSHY007 लिखकर जरूर सर्च करें ताकि आप हमारे सीधे लक्ष्य के टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकें और डेली क्विज का भी आनंद ले सकें जो हर रोज इवनिंग में कंडक्ट किया जाता है। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप चूंकि यूट्यूब चैनल पर ही देख रहे हैं, तो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि कंटेंट अच्छा मिलेगा आप लोगों को तो आप स्वयं से ही सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मई शुरू हो चुका है ना। तो आज हम 3 मई में बात कर रहे हैं। तो जब हम 3 मई की बात कर रहे हैं तो आज हम क्यों ना सबसे पहले यही देख लेते हैं कि जो पूरा मई का महीना है इसमें कौन कौन से ऐसे डेज हैं, कौन कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें हम क्या देखते हैं कि दिवस मनाए जाते हैं, विभिन्न दिवस मनाए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट दिवस होते हैं वो जिनसे लेकर क्वेश्चंस हमारे क्रिएट होते हैं। तो जल्दी से चलते हैं बच्चों और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा भी जाता है कि भाई 1 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। और मई डे किस नाम से, मई डे के नाम से भी जाना जाता है या मे डे के नाम से भी इसे जाना जाता है। मे डे अगर ऐसा शब्द आ जाए तो घबराना नहीं है बच्चों। मे डे का मतलब है 1 मई की बात कर रहा है और 1 मई मतलब श्रम दिवस की बात कर रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसी से संबंधित एक संस्था है। इसी के साथ ही अगला पॉइंट आप देख रहे होंगे कि अगला क्या है कि 3 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जैसे कि आज 3 मई है तो आज कौन सा दिवस है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, प्रेस फ्रीडम दिवस है। यानी कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का आयोजन कौन करता है, यूनेस्को करता है। कौन करता है बच्चों, यूनेस्को करता है। यूनेस्को की राजधानी कहाँ है, मैंने पीछे भी बताया है बहुत बार। यूनेस्को की राजधानी माफ कीजिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। कहाँ, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, तो ध्यान रखना है सभी को। तो अगला जो डेट है हमारा वो क्या है, 4 मई। 4 मई को हम लोग क्या देखते हैं, कोयला खादान दिवस, कोयल माइनिंग डे माइनस डे, कोयला खादान दिवस। 5 मई को देखते हैं हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को देखते हैं विश्व एथलीट दिवस। 8 मई को देखते हैं रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को आता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये नेशनल है यानी कि भारत में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो ये भारत में मनाया जाता है, नेशनल है यानी कि राष्ट्रीय है तो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी इनको नोट डाउन करते रहना। और आगे बढ़ते हैं कि 17 मई को जो मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। 18 मई को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस जो है जैसे जैसे हम मई में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको करंट अफेयर्स में इनके बारे में डिटेल्स मिलती चली जाएंगी। बस रेगुलर बने रहिए। मुझे पता है 2-3 दिन से हमारी करंट अफेयर्स नहीं आ पाई थी, कारण यही था कि मैं अस्वस्थ था थोड़ा, इस वजह से। तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। जल्दी जल्दी लाइक शेयर करना शुरू कर दीजिए भाई। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसके लिए, जैव विविधता के लिए। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जो विश्व भर में जैव विविधता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो जैव जीव जंतु हैं उनके बारे में जानकारी बढ़ाने और उनकी विविधता को बनाए रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब, 22 मई को। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे, कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन को हम अच्छे से समझेंगे जब यह दिवस आएगा तो क्या है। तो मैं एक बार बस रिव्यू दे रहा हूं कि इस पूरे मंथ में जो कौन कौन से दिवस आएंगे वो महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाते हैं। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा, कई बार पूछा गया है, 31 मई को विश्व तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है, एंटी टैबैको दिवस, जो कि कैंसर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, कैंसर का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो कैंसर विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, कैंसर दिवस के रूप में कब मनाया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो। तो ये 31 मई तक मैंने कुछ महत्वपूर्ण
ऐसे दिवसों के बारे में बताया है जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में बना रहता है, पूछा जाता है। तो ये पूरे महीने का एक इम्पॉर्टेंट डेज हैं आप लोगों के, तो सही से नोट डाउन कर लेना इन्हें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इनसे पूछे जाएंगे। तो अब हम चलते हैं आज अपने पहले करंट अफेयर्स पर, कि जो हमारा पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है भाई कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया। आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है, कौन सा दिवस? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 30 मई। क्वेश्चन पहले ही फ्लैश हो जाता है आप लोगों की स्क्रीन पर, तो जल्दी से जो है जिनको आंसर मालूम हुआ करे वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो तुरंत से, ठीक है, कमेंट बॉक्स में तुरंत से आना चाहिए। तो भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्राथमिक चिकित्सा को सभी लोगों तक पहुंचाना और दूर दराज के क्षेत्रों तक जो है चिकित्सा सुविधा को बढ़ाना, और इसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के रूप में भी देखा जाता है, जो कि शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ ही ये सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करता है। किसकी बात करता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करता है। यहाँ देखो, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। किसका? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यानी कि ये ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करता है कि भारत के जितने भी लोग हैं, या फिर जो अगर सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज की बात करें या स्वास्थ्य कवरेज की बात करें, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करें, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई विश्व में जो भी लोग हैं उन सभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, निःशुल्क पहुंचे, किसी न किसी रूप में पहुंचे, ताकि वे सभी के सभी स्वस्थ हो। तो इस बात पर, इस उद्देश्य पर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? भारत में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। और यही कारण है कि इसमें जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वह उसको एक कार्ड इशू किया जाता है और उसे एक बीमा दिया जाता है, और वह किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकता है। तो प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो 23 सितंबर 2018 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 23 सितंबर 2018 में इसे शुरू किया गया था। और कहां से शुरू किया गया था? रांची से। रांची कहां है बाल को? रांची है झारखंड में, ठीक है, रांची झारखंड से इसको जो है शुरू किया गया था। किसको? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, जो कि आयुष्मान भारत योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयों का वितरण करना निःशुल्क और उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पतालों में प्रदान करवाना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है, ठीक है। तो प्रमुख घटक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। शुरुआत कहां से हुई? झारखंड, रांची से। कब हुई? 23 सितंबर 2018 में, ठीक है। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं कि भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, है ना, भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं रही हैं, जो अक्सर हमसे पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, तो वो कौन कौन सी रही हैं? पहला, नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत जो है जून 2014 में की गई थी, जो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा की गई। किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय। ये एक नया मंत्रालय बना भाई, जल संसाधन मंत्रालय, ये नया मंत्रालय बना। जल्दी जल्दी जो है नोट डाउन करते रहना, ठीक है, समय नहीं है बिल्कुल भी, समय भागा जा रहा है, एग्जाम आ रहे हैं फटाफट, ठीक है। ये बेसिक से हम करंट अफेयर से बेसिक की ओर चलते हैं। जितनी भी डिटेल्स हो सकती हैं 360 व्यू में मैं आपको देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु नमामि गंगे योजना। अभी क्वेस्ट गंगा को शुरू किया गया, क्वेस्ट गंगा 2022 को शुरू किया गया, जो कि किसके अंडर शुरू किया गया? नमामि गंगे योजना के अंतर्गत ही शुरू किया गया, क्वेस्ट गंगा योजना, ठीक है, क्वेस्ट गंगा योजना। जो लोग डेली करंट अफेयर्स क्विज से जुड़े रहते हैं लक्ष्य पर, मैं बार बार बोल रहा हूं, LAKSHYA007, जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो टेलीग्राम पर लक्ष्य 007 जरूर सर्च करें, बिना किसी स्पेस के देना है, और इसमें हमारा चैनल आ जाएगा, और वहां से आप डायरेक्ट लिंक पर जाकर क्विज में जा सकते हैं, या फिर अपने सर्च कीजिए लक्ष्य क्लासेस क्विज, लक्ष्य क्लासेस क्विज के नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको जो है हमारा क्विज वाला चैनल मिल जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि डेली क्विज जो है अपडेट किए जाते हैं और आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो वहां पर मैंने इससे रिलेटेड जो है क्विज डाले भी हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी काफी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट योजना रही है भारत सरकार की। शुरुआत कब हुई है बच्चों? शुरुआत हुई है 28 अगस्त 2014। कब हुई है? 28 अगस्त
2014 तो लगातार बने रहो, अंत तक बने रहो। वित्त मंत्रालय की योजना है, ये किस मंत्रालय की योजना है? उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो और उसके लिए 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया गया है और 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा इसमें दिया गया है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो योजना है मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है भाई? मेक इन इंडिया योजना जो है वो आपके भारत में ही उत्पादन को बढ़ावा देने की बात करता है, जो कि 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 25 सितंबर 2014 में इसे शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? उत्पादन को बढ़ावा देना देश में, ताकि हम बाहर से क्यों आयात करें भाई, जब हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, इतने संसाधन हैं, उसके बाद भी हम जो है बाहर से बहुत सारी चीज़ों को आयात करते हैं। तो उस आयात की चीज़ों को छोड़ना और अपने यहाँ ही वस्तुओं को बनाकर उसे निर्यात करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। और हाल ही में आप देखेंगे लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ की और घोषणा की, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत यानी कि भारत जो है अपने सभी चीज़ों को, उत्पादों को लेकर आत्मनिर्भर बने और आयात पर डिपेंड ना होकर, किस पर? आयात पर डिपेंड ना होकर हम जो है विश्व को निर्यात करें। यानी कि आयात का मतलब क्या होता है? आयात का मतलब होता है जब हम विदेशों से कोई वस्तु को मंगाते हैं अपने यहाँ, और निर्यात का मतलब ये होता है जब हम विदेशों को बेचते हैं, ठीक है, विदेशों को बेचते हैं, भेजते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहनी चाहिए सभी को। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं सांसद ग्राम योजना। ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है भारत सरकार की, सांसद ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत कब होती है? शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2014। 11 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत होती है। और इसमें क्या है कि प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 का लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2019 तक प्रत्येक सांसद 3 गांव गोद ले, क्या ले? गोद ले, 3 गांव गोद ले। फिर उसके बाद 2024 तक, वर्ष 2024 तक 8 गांवों को, कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करे, ठीक है। 2024 तक कितने गांवों को कुल गोद ले? 8 गांवों को, ठीक है। और 2019 तक का जो लक्ष्य रखा गया था वो 3 गांवों का रखा गया था कि इन गांवों को गोद लेकर सांसद अपने क्षेत्र में उनका विकास करे, उनका संरक्षण करे और उनको विकसित करे। क्योंकि गांधी जी का भी यही कहना था कि विकास यदि किसी देश का हो सकता है तो कहाँ से हो सकता है? सबसे पहले निम्न स्तर से विकास किया जाए, यानी कि ग्राम स्तर से विकास किया जाए, क्योंकि भारत ग्रामों का देश है, ग्रामों का देश है। क्योंकि जब तक गांव का निर्माण नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तब तक जिले का विकास नहीं होगा, शहरों का विकास नहीं होगा और देश का विकास नहीं होगा। तो यही कारण रहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई और गोद लेने वाली प्रथा को शुरू किया गया, ताकि जो भी सांसद हैं उस क्षेत्र के वो ले गोद गांव को और फिर उसके बाद जो है उनका विकास करें तुरंत। तो इसके बाद मिशन इंद्रधनुष, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मिशन इंद्रधनुष। स्वास्थ्य से संबंधित योजना है भाई। किससे संबंधित योजना है? स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। जैसे अभी हमने देखा आयुष्मान भारत योजना, क्या देखा? आयुष्मान भारत योजना को अभी हमने समझा, आयुष्मान भारत योजना को अभी हमने समझा, ठीक है, जो कि हेल्थ कवरेज की बात करता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करता है। उसी तरीके से मिशन इंद्रधनुष बच्चों, क्या है? मिशन इंद्रधनुष अभियान, ये भी स्वास्थ्य से संबंधित है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है जैसे इंद्रधनुष में इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में आपके रंग होते हैं कितने, बता दो जल्दी से। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो जल्दी ये, ओहो आगे बढ़ गया है ये, थोड़ा इसको पीछे कर लेते हैं पहले। हाँ आ जाते हैं वापस। चलिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग, ठीक है। कितने रंग होते हैं बालकों? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, ठीक है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो इस अभियान के द्वारा बच्चों में होने वाले 7 बीमारियों को खत्म करना है। और कैसे खत्म करना है? टीकाकरण अभियान के द्वारा। क्या ये एक टीकाकरण अभियान है? टीकाकरण अभियान है, टीकाकरण अभियान है। ये क्या है? टीकाकरण अभियान है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसी के साथ ही अगर इसमें हम डिटेल्स देखें तो क्या आता है कि आरंभ जो किया गया, इसको कब किया गया बच्चों? आरंभ किया गया 25 दिसंबर 2014 में। आपको बता दूं ये अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में भी रहा है, क्योंकि इसका 3.0 जो संस्करण है वो अभी समाप्त हुआ है। 4.0 संस्करण को भी अभी शुरू किया जाएगा। तो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है
90% तक टीकाकरण को संपूर्ण करना है पूरे भारत में। संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। कितना संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और कौन कौन से रोग हैं इसमें, इसके अंतर्गत 7 बीमारियां आती हैं। कौन कौन सी ध्यान रखना है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन बच जाता है कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत इनमें से कौन सी बीमारी नहीं आती है या किस बीमारी को कवर नहीं किया गया है। तो इनमें से कोई सी एक नहीं होगी, 3 दे दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इन सभी बीमारियों को अच्छे से ध्यान रखना है। इसी के साथ ही चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो भाई अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी बता के आ रहे हैं भाई 1 मई को जो है प्रतिवर्ष मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है और इसे मे डे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसे किस नाम से और जानते हैं, मे डे के नाम से जानते हैं या मई दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। भारत में पहली बार जो मनाया गया वो पहला मजदूर दिवस कब मनाया गया, 1 मई 1923 में मनाया गया। 1923 में पहली बार भारत में मजदूर दिवस मनाया गया, मे डे मनाया गया, मई दिवस मनाया गया। और किसने मनाया, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा इसे मनाया गया, जो कि मद्रास में था। अभी क्या है, मद्रास चेन्नई है। ठीक है, मद्रास अभी क्या है, चेन्नई है, जो कि किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार बना लेना इस पे या फिर इंपॉर्टेंट लिख लेना जो भी नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी नोटबुक अच्छे से तैयार करना, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से क्रिएट होने वाले हैं, इन्हीं सब क्वेश्चनों से। और इन्हीं सब क्वेश्चनों से क्वेश्चन क्रिएट होंगे तो आपको एग्जाम देने में भी बड़ा मजा आएगा। तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है किसे, पीर पंजाल सुरंग को, बनिहाल सुरंग को, जवाहर सुरंग को, अटल सुरंग को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो भाई जिनको पता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। ठीक है, केवल देखा मत करो। मुझे पता है कि तुम लोग देखते देखते इतने खो जाते हो कि भाई लाइक भी करना भूल जाते हो। व्यूज तो इतने सारे आते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी जो है ऐसे बहुत से परसेंटेज मुझे देखने को मिलता है अपने एनालिसिस में कि भाई नॉन सब्सक्राइबर लोग भी खूब देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन खूब देखते हैं। ठीक है, तो इतना मत खोया करो भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अटल सुरंग जो है इसका आंसर होगा। तो अभी सड़क सीमा सड़क संगठन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार की और इंडियन आर्मी की एक प्रमुख संस्था है, एजेंसी है। इसके द्वारा जो है हम देखते हैं कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज होते हैं, बॉर्डर क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जाता है, सड़क इत्यादि को बनाया जाता है। किसके द्वारा, BRO के द्वारा। तो इसको ध्यान रखना है। तो इसने जो है अटल टनल का निर्माण किया और इसको नई दिल्ली में अभी इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया। किसको, BRO को। BRO को भी किस काम को दिया गया, अटल सुरंग को। जो काम इन्होंने किया है अटल सुरंग को लेकर, उसका जो निर्माण किया है उसको लेकर उन्हें जो है इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है। और इसकी खास बात यह है कि अटल सुरंग जो है आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, किसके द्वारा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि कहाँ है, ये लंदन में है। ठीक है, लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। तो इसके द्वारा 1000 फीट मतलब लगभग 3000 मीटर, ठीक है, लगभग 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किसकी बाल को, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कहाँ है, तो राजमार्ग सुरंग का नाम है बालको अटल सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग। ठीक है, क्या नाम है, अटल सुरंग है। क्लियर है, तो राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये इसकी लंबाई जो है कुल 9.02
किलोमीटर लंबी है और ये किस दर्रे में है? रोहतांग दर्रे में इसका निर्माण किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में आता है। भाई एक दुख सभी को ये रहता है कि भाई दर्रे कैसे याद करें, ठीक है। तो दर्रे याद करने का भाई मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं सीधा से ये कहूंगा कि भाई मैप देखो और मैप पे याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। भारत का, जब तक भारत का नक्शा नहीं देखोगे भाई, अपने देश का नक्शा नहीं देखोगे तो भाई बेकार है भारतीय होने पे। जब पता ही नहीं है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में है, भारत का कौन सा राज्य कहाँ है ना। तो इसीलिए मैं नक्शे दिखाता हूँ हमेशा, और नक्शे भी दिखाऊंगा इस बार भी, ठीक है। तो हमें जरूरत है एक मजबूत ज्ञान की, ऐसे टेम्परेरी ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें जरूरत है किसकी? एक मजबूत ज्ञान की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ये सुरंग जो है हिमालय के पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है। जो रोहतांग दर्रा किसमें? हिमालय के कई रेंज हैं। कौन कौन से रेंज हैं? हिमालय के रेंज है काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज। एक तो कौन सा रेंज? काराकोरम रेंज। इसके अलावा ठीक है लद्दाख रेंज, ठीक है। इसी तरीके से एक पीर पंजाल रेंज भी है हिमालय में, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि सुरंग, ये सुरंग किस में है? पीर पंजाल रेंज में है ये सुरंग। इसके अलावा यह सुरंग जो है किस किस को जोड़ता है? वर्ष भर जो है लद्दाख को मनाली और चंडीगढ़ से जोड़ेगा, क्योंकि ये सुरंग है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है, खास तौर पे जो जाड़ों का मौसम होता है, ठीक है, ठंड का मौसम होता है, तो इस एरिया में बर्फबारी होती है। क्या होता है? बर्फबारी होती है, और बर्फबारी होने के कारण ये मार्ग जो हैं क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और इनको बंद नहीं होने देगा अब कौन? रोहतांग दर्रे में बना हुआ अटल सुरंग, ठीक है। अटल सुरंग बंद नहीं होने देगा, क्योंकि भाई ये सुरंग है, अब उसके नीचे से आराम से निकल जाएंगे, बर्फबारी से कोई मतलब नहीं होगा, लैंडस्लाइड्स वगैरह से भी सुरक्षा यहाँ पर मिलती रहेगी। इसी के साथ ही भारत के प्रमुख दर्रों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेना। ये वो प्रमुख दर्रे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। देखो बुर्जिल, कराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल, ठीक है। कौन कौन से? बुर्जिल, कराकोरम, जोजिला और बनिहाल, ये हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। खारदुंग और इमिसला ये हैं लद्दाख में, ठीक है। उत्तर से दक्षिण चलना है। सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा ये हैं हिमाचल प्रदेश में। माना लिपुलेख नीति दर्रा उत्तराखंड में, ठीक है। जैल्पा नाथू ला दर्रा सिक्किम में, ठीक है। यांग दापा दर्रा, दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तुजू दर्रा मणिपुर में, ठीक है। तो ये जो दर्रे हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, यदि ला लिखा हुआ है तो ला का मतलब होता है दर्रा, ठीक है। दर्रा क्या होता है? दर्रा दो पहाड़ियों के बीच में, दो पर्वतों के मध्य, क्या है? दो पर्वतों के मध्य, क्या बच्चों? दो पर्वतों के मध्य एक प्राकृतिक मार्ग, एक प्राकृतिक मार्ग, ठीक है। एक प्राकृतिक मार्ग, एक प्राकृतिक मार्ग का मतलब क्या हो गया? एक प्राकृतिक मार्ग का मतलब ये हो गया कि वहां से या तो नदियां निकल रही हैं पार से, या कोई एक रास्ता बना हुआ है जहां से मानव आ जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि मैंने पिछली वीडियो में चिनाब नदी का जिक्र किया था। किसका? चिनाब नदी का जिक्र किया था। और चिनाब नदी किस दर्रे से निकलती है? इसको चंद्रभागा कहा जाता है। तो चंद्रभागा, ये चंद्र और भागा जो दो क्षेत्र हैं, दो नदियां हैं, जो दो धाराएं हैं, वो कहाँ से निकलती हैं? किस दर्रे से निकलती है? एक बार मैप पर इन्हें जरूर देख लो, एक बार मैप पर देखना जरूरी है। तो मैंने बताया बुर्जिल, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, ठीक है, और कराकोरम, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बारालाचा, शिपकिला और रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश का मैप है बाल बच्चों। माना, नीति, लिपुलेख यहाँ पर उत्तराखंड है। जो लोग रेगुलर बने हुए हैं उनको अब मैप में दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं इस बात का गारंटी से कह सकता हूँ। नाथुला, जेलेपा ये कहाँ है? सिक्किम में। बोमडिला, यांगपा, दीफू ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बस इनको जो है एक बार अपनी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस पर देख लेना अच्छे से, ठीक है, लोकेट कर लेना, अपने आप याद हो जाएगा। मणिपुर में है तुजू दर्रा। और यहाँ पर अगर पश्चिमी घाट के भी दर्रे देखना चाहो तो देख सकते हो। थाल घाट, भोर घाट ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इनसे ही प्रश्न बन ही जाता है। पालघाट, सेनकोट्टा ये आपका केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल राज्य में है। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में जारी किया गया, स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में
खबरों में रही किस देश द्वारा जारी की गई है? किस देश के द्वारा जारी की गई है? कौन सी रिपोर्ट? स्पेशल 301 रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने इसे जारी की है। ये स्पेशल 301 रिपोर्ट है क्या? स्पेशल 301 रिपोर्ट का जो कंसेप्ट है बच्चों वो ये है कि ये बौद्धिक संपदा की बात करता है। किसकी बात करता है? बौद्धिक संपदा की बात करता है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दो कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में डाल दो, क्योंकि भैया ये पढ़ा चुका हूँ, पीछे जो है अच्छे से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ मैं पिछली क्लासेस में। ठीक है, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उसका आंसर जरूर दें। तो अमेरिका ने जो बौद्धिक संपदा के संबंध में स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की है, जिसका उद्देश्य यह है कि ऐसे देशों को चिन्हित करना है। क्या? ऐसे देशों को चिन्हित करना है जो क्या करें? जो कि बौद्धिक संपदा का उल्लंघन करते हैं। यानी कि मैंने बताया था बौद्धिक संपदा का मतलब क्या हो गया? किसी ऐसी वस्तु का या ऐसी सोच का निर्माण जो विश्व में पहले नहीं है, ठीक है, और वह आपने उसका आविष्कार किया है, निर्माण किया है, तो आपने उसका क्या करा लिया है? पेटेंट करा लिया है। तो अमेरिका ने या अमेरिका की जो एजेंसीज हैं उसने ये इस रिपोर्ट में भारत को भी शामिल किया है कि भाई भारत में भी जो है बौद्धिक संपदा का उल्लंघन होता है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तुरंत डुप्लीकेट बन जाते हैं ना, हर एक चीज के डुप्लीकेट बन जाते हैं। तो भारत भी जो है इसमें शामिल है उन देशों की सूची में। तो देख लेते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो इससे पहले अमेरिका का जो व्यापार प्रतिनिधि है उसने अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा के अधिकारों के लिए क्या जारी किया? स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी किया। तो हमें अमेरिका देश ने जारी किया, इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं भाई? भारत, चीन, रूस, ये अभी इस बार शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 4 अन्य देश जैसे अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला, तो इसमें प्राथमिक श्रेणी में तो थे ही, पहले से प्राथमिक रूप से पहले से ही थे इसमें शामिल। ठीक है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो विश्व की अन्य प्रमुख रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, विश्व में जो जारी होने वाली प्रमुख रिपोर्ट्स हैं उस पर भी दृष्टि यहाँ पर डालते हुए चले। तो फिलहाल अभी पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई स्पेशल, ठीक है, स्पेशल 301 या फिर 301 रिपोर्ट जो है वो कौन सा किस देश ने जारी किया है? अभी हाल ही में अमेरिका ने जारी किया है। जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध बौद्धिक संपदा से है। ठीक है, किससे है? बौद्धिक संपदा से है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि भाई भारत भी जो है अब इसमें शामिल है। इसका उल्लंघन करने की श्रेणी में, निगरानी में इसको रखा गया है। इसके अलावा देखें तो क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जारी करता है विश्व बैंक। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, लल्लन टॉप है ये, इसको लिख लेना अच्छे से इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिखना। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, लल्लन टॉप लाइन है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी बहुत ही जो है क्या है? इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क इसे जारी करता है। करप्शन परसेप्शन सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। ठीक है, लल्लन टॉप सूचकांक है भाई, ये लल्लन टॉप सूचकांक है। ठीक है, इसमें जो है भारत की स्थिति भी जो है दर्शाई जाती है। विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लिया, लल्लन टॉप सूचकांक है। खाद्य और कृषि संगठन FAO, भाई 75 रुपए का सिक्का याद है सभी को? ठीक है, 75 रुपए का सिक्का भारत सरकार ने FAO के 75 वर्ष पूर्ण होने पर लगाया था। मुख्यालय कहाँ है इसका? रोम, इटली में मुख्यालय है इसका। वाल्को कहाँ है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। इसी के साथ साथ मानव विकास सूचकांक, कौन सा? मानव विकास सूचकांक ये जारी करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। इसी के अलावा विश्व आर्थिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। IMF
जारी करता है। इसके अलावा मानव पूंजी सूचकांक, ये भी भाई ये दोनों के दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं। तो मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। इन दोनों को मैं बता चुका हूं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक एक जुड़वा बहनें कहलाती हैं, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें, क्योंकि इनका निर्माण जो है एक साथ किया गया था। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें कहा जाता है किसको? IMF और विश्व बैंक को। IMF में टोटल कितने सदस्य हैं? 190 सदस्य हैं। नवीनतम 190वां सदस्य कौन बना? अंडोरा बना। अंडोरा किन दो देशों के बीच आता है? अंडोरा आता है स्पेन और फ्रांस के बीच में, एक छोटा सा देश है, यानी कि ये जो है यूरोपीय देश है, एक छोटा सा यूरोपीय देश। जो भी कोई देश IMF का सदस्य बनता है वह स्वतः ही विश्व बैंक का भी सदस्य मेंबर कंट्री बन जाता है। ये एक कारण भी है कि हम इन दोनों को जुड़वा बहनें कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस भारतीय को व्हीटली गोल्ड, ठीक है, व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, भारतीय को मिला है, हमें खुश होना चाहिए बहुत अच्छे से कि एक भारतीय को जो है व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड जो दिया जाता है, ये दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। बच्चों, किसमें? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और ये दिया गया, ये सम्मान किसे? चारू दत्ता मिश्रा को, ठीक है, चारू दत्ता मिश्रा को यह अवार्ड दिया गया। चारू दत्ता मिश्रा को यह अवार्ड दिया गया। ये पर्यावरण के संरक्षक हैं और इसके साथ साथ इन्हें जो मुख्य रूप से जाना जाता है हिम तेंदुओं के संरक्षक के रूप में, विशेषज्ञों के रूप में जाना जाता है। तो ये हिम तेंदुओं के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, विशेषज्ञ हैं, वन्य जीव संरक्षणवादी हैं ये, ठीक है, चारुदत्त मिश्रा। इन्हें अभी व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रख लेना भाई अच्छे से कि व्हीटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है, व्हीटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? व्हीटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है बाल को? चारू दत्ता मिश्रा को, ठीक है, चारू दत्ता मिश्रा को जो है सम्मानित किया गया है। इस बात को अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लेना, बिठा लेना। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश, भाई ये एक राजकीय पशु भी है। कहाँ का राजकीय पशु है? हिम तेंदुआ। कहाँ का है? लद्दाख का है, ठीक है, लद्दाख का राजकीय पशु इसे नियुक्त किया गया है, इसे बनाया गया है। राजकीय पशु कौन है? लद्दाख का हाल ही में हिम तेंदुआ। तो लद्दाख के सृजन के या लद्दाख के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के 2 साल बाद वहां पर जो है राजकीय पशु की घोषणा की गई हिम तेंदुआ के रूप में। तो जल्दी से अगर कोई जानता है तो बता दे कि भाई राजकीय पक्षी कौन सा बनाया गया? इन दोनों को एक साथ ही जो है चयनित किया गया। राजकीय पक्षी कौन है? ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है, ब्लैक काली गर्दन वाला सारस, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है। तो लद्दाख का राजकीय पक्षी कौन बना? ब्लैक नेक क्रेन, काली गर्दन वाला सारस, ठीक है, काली गर्दन वाला सारस। इस बात को भी ध्यान रखना है। इसी के साथ ही और आगे देखें तो विश्व में हिम तेंदुआ की राजधानी कहा जाता है किसे? हेमिस को। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में है। और ये भारत का सबसे बड़ा, हेमिस जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। हेमिस हाई के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस हाई है, जो कि ये ठंडा रेगिस्तान भी है। क्या है? ठंडा रेगिस्तान भी है, ठीक है, ठंडा रेगिस्तान। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क है, रेगिस्तान नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, यह तेंदुओं की अच्छी उपस्थिति पाई जाती है हेमिसाई में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है। और लद्दाख का गठन जो है कब किया गया था? लद्दाख का गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019। तो जल्दी से बता दो 31 अक्टूबर को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? भाई जन्म दिवस किसका मनाया जाता है? तो जन्म दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के यूनिफिकेशन के रूप में देखा जाता है।
ठीक है, मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को कुछ मूर्तियों के नाम बताए थे, ठीक है, जिनका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में इस दौरान किया है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। तो यूनिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। तो इसी वजह से लद्दाख का जो गठन किया गया 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा इसका गठन किया गया। बच्चों तो आगे बढ़ते हैं कि लद्दाख का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लेह। और दूसरा सबसे बड़ा कारगिल। क्लियर है? मैप में देख लो एक बार अच्छे से, मैप में देखने से थोड़ा सा दिमाग और क्लियर हो जाता है। तो भाई ये हिस्सा जो है, इतना हिस्सा ये लद्दाख है। पहले ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? जम्मू कश्मीर कहलाता था, लेकिन अब ये लद्दाख है। तो यहाँ लेह है और यहाँ पर कारगिल है। लेकिन वास्तविकता में देखोगे तो अभी कारगिल तक का ये जो क्षेत्र है इतना, ये POK कहलाता है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है भाई। और ये है हमारा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक नई किताब, भाई किताब से प्रश्न बनते हैं और अक्सर बनते हैं, कि हाल ही में एक नई किताब लीडर, पॉलिटिशियन, सिटीजन्स किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन है आपके सामने। आंसर जल्दी से दे दो कमेंट बॉक्स में सभी, ठीक है। आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दो। आंसर क्या होगा? रशीद किदवई। रशीद किदवई जी ने अभी एक नई किताब लिखी है, लीडर, पॉलिटिशियन, सिटीजन्स, ठीक है। लीडर, पॉलिटिशियन, सिटीजन, लेखक है रशीद किदवई। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले 50 नेताओं के बारे में जिक्र किया है। उनकी जीवन की कहानियों को, उनके कहानियों को इसमें लिखा है। इसके जो प्रकाशक हैं कौन है प्रकाशक? हेटेच इंडिया नामक का प्रकाशन जो है इस किताब को छाप रहा है। रशीद किदवई जी की अन्य पुस्तकों के बारे में देखेंगे जो उनके द्वारा लिखित जो दूसरी किताबें हैं, द हाउस ऑफ सिंधिया, अ सागा ऑफ पावर। द हाउस ऑफ सिंधिया, अ सागा ऑफ पावर। इसके बाद है बैलेट, अ 10 एपिसोड दैट शेप्ड इंडियाज डेमोक्रेसी। और 24 अकबर रोड। तो ये 3 प्रमुख किताबें हैं, नाम ध्यान रखना। रशीद किदवई जी की लिखी हुई किताबें हैं ये। द हाउस ऑफ सिंधियाज, अ सागा ऑफ पावर, बैलेट, 10 एपिसोड दैट शेप्ड इंडिया डेमोक्रेसी, और 24 अकबर रोड। 24 अकबर रोड को पूछा भी जा चुका है, तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि 24 अकबर रोड कई बार और आगे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा हाल ही में जो कुछ किताबें लिखी गई भारत में, उनके लेखक और कौन कौन से रहे हैं? जैसे माइंड मास्टर, ठीक है। माइंड मास्टर की जो किताब है, इसके लेखक कौन है? ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है? माइंड मास्टर, ठीक है। वॉरियर्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वॉरियर्स किताब लिखी गई है। कर्मोदय ग्रंथ, ये गृह मंत्री, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिखी गई है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के द्वारा लिखी गई है। द अनक्विट रिवर, अ ब्रिज ऑफ ब्रह्मपुत्र, अरूप ज्योति सैकिया जी के द्वारा लिखी गई किताब है। कश्मीर में 10 स्टडीज, प्रोफेसर KN पंडित। तो भाई वॉरियर्स बहुत बार पूछा गया है, कर्मोदय पूछा गया है, तो इनको तो भाई आप ऐसे समझ लो कि लल्लन टॉप किताबें हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। कोर्ट्स ऑफ इंडिया को भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो गर्ल पावर, इंडियन वुमेन हु ब्रोकन द रूल, नेहा जे हीरानंदानी। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 लिखा गया चांदमल कुमावत जी के द्वारा। जुगलबंदी द BJP बिफोर मोदी, विनय सीतापति के द्वारा। द खालिस्तान कॉन्स्पेरेंसी, GBS सिद्धू के द्वारा। अमेजिंग अयोध्या, नीना रॉय के द्वारा। तो भाई सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं ये वो किताबें हैं जो आगे भविष्य में पूछी जाने वाली हैं, और कुछ तो ऐसी हैं इसमें जो कई बार पूछी गई हैं। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, चांदमल कुमावत। जुगलबंदी द BJP बिफोर मोदी, भाई बहुत बार पूछा जाएगा अभी आगे भविष्य में, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और याद रख लेना कि कौन सी किताब किसकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में योग उत्सव की शुरुआत की?
या योग उत्सव का आयोजन किया? मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दो आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? असम होगा। ठीक है, अभी हाल ही में असम में एक और उत्सव मनाया गया है, भाई कमेंट में बता दो, जल्दी से बताऊंगा तो मैं सही अभी, कि आयुष मंत्रालय ने असम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन पूर्व ही योग उत्सव का आयोजन किया। कि भाई अभी जो है 50 दिन रह गए हैं किसके? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। किसके बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसको जो है 2015 में मनाया गया था और दिसंबर 2014 में, कब बच्चों? दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन ने, किसने? यूनाइटेड नेशन ने इसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 21 जून को हम क्या देखते हैं भाई, ज्योग्राफी से थोड़ा सा कनेक्शन बनता है इनका। क्या बनता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है, उत्तरायण की स्थिति में होता है। यानी कि 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है, सीधा चमकता है? तो ये भैया कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। किस पर सीधा चमकता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो ये है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। कितने डिग्री अक्षांश पर? 23.5 डिग्री अक्षांश पर। 23.5 डिग्री भी कौन सा? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो भैया ये उत्तर में है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में है। और भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है भाई? भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाएंगे भाई, गुजरात आ जाता है। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, रटना नहीं है, इनको मैप पर देख लेना है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाता है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य आता है, जो कि मध्य प्रदेश से ही अलग होकर 2000 में बना था, सन 2000 में। फिर उसके बाद आ जाता है झारखंड। कौन सा राज्य आ जाता है? झारखंड। फिर उसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद आ जाता है त्रिपुरा। फिर उसके बाद आ जाता है भाई मिजोरम। ठीक है, तो भारत के ये 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, तो वो भी भैया कौन सी है? कर्क रेखा है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कहानी सारी, 21 जून की भी। ठीक है, तो इसी के साथ ही आगे बढ़े। तो योग दिवस जो मनाया गया, इसकी जो शुरुआत 50 दिन पूर्व की गई योग उत्सव की, वो इसलिए भी की गई कि भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसमें हम बात करते हैं किसकी? अमृत महोत्सव। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम हमने सुना है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से की? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च को इसकी शुरुआत की। ठीक है, 12 मार्च को कहाँ से की? साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से की, साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की है। साबरमती आश्रम से क्यों की है? क्योंकि 12 मार्च को ही जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था, दांडी मार्च शुरू किया था। तो इस बात को जो है अच्छे से ध्यान रखना है। आगे जो है मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया। ठीक है, कब? 12 मार्च 2021 से। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इसी दिन 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो जो भारत के प्रमुख उत्सव हैं, मैं पीछे भी लिखवा चुका हूं कि भारत के कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं, तो ये उनसे थोड़े से अलग हैं। ठीक है, जितना मैंने पीछे वाले क्लासेस में लिखवाया है, वीडियो में लिखवाया है, वो तो है ही है, और ये उनसे थोड़े से अलग हैं। ठीक है, जैसे लोसार समारोह,
कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। सिगबो मेला गोवा में, यह हाल ही में आया है और ये इंपॉर्टेंट है, वो लल्लन टॉप मेला है। गोची महोत्सव हिमाचल प्रदेश में। लोकरंग त्योहार मध्य प्रदेश में। महामस्तिकाभिषेक कर्नाटक में। तो भाई ये जो है जैन महोत्सव है। क्या है? जैन महोत्सव है और बहुत बार पूछा गया है, 12 वर्षों में एक बार इसका आयोजन किया जाता है महामस्तिकाभिषेक का। ठीक है, जो महावीर स्वामी है उनकी एक मूर्ति है, विशाल मूर्ति है, उस पर अभिषेक किया जाता है। ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बोनालू बथुकंपा ये तेलंगाना में मनाया जाता है। पुथांडू ये है भैया तमिलनाडु में। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, क्योंकि पिछली क्लास में इन दोनों को तो मैं बता ही चुका हूं। खीर भवानी मेला कहाँ मनाया जाएगा? ठीक है, सिंधु दर्शन जो है वो कहाँ मनाया है? जल्दी से कमेंट दे दो, 3 तक गिन रहा हूं मैं, 1 2 3। ठीक है, जिन जिन लोगों ने बता दिया होंगे भाई 3 सेकंड में, बहुत अच्छी बात है, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और 3 सेकंड से ज्यादा ही समय दे दिया मैंने। तो ये होगा J&K में, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है, और सिंधु दर्शन जो है वो लद्दाख में किया जाता है। ठीक है, लड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों पड़ोस में ही है, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में है। ठीक है, अगर याद है तो आराम से आंसर देते चलोगे ऐसे ही। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यहाँ आंसर होगा असम राज्य में। भाई जब असम के बारे में देख रहे हैं तो पीछे जो करंट अफेयर्स गई हैं हमने पढ़ी हैं उसका भी देख लें। पूर्वोत्तर महोत्सव की शुरुआत की गई, जिस करंट अफेयर्स में मैंने पूर्वोत्तर महोत्सव की बात की है उसी में भारत के और अन्य महोत्सवों की और त्योहारों की बात की है। शुरुआत की गई 28 अप्रैल को। ठीक है, 28 अप्रैल को शुरुआत की गई, और ये भी किस राज्य में? असम राज्य में शुरुआत की गई थी। इसी के साथ देखें तो असम क्या है? पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसमें असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, राजधानी दिसपुर है। ठीक है, राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी इसके राज्यपाल हैं अभी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है, नोट डाउन करते रहिएगा, फटाफट हर बार बताता हूं। राज्यसभा में 7 है और विधानसभा में 126 है। इन सीटों की संख्या को अक्सर पेपर्स में, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से उन तथ्यों को कि मैंने बताया था कर्क रेखा, तो ये कर्क रेखा जा रही है भाई 23.5 डिग्री में। गुजरात ये है, राजस्थान का एक छोटा हिस्सा यहाँ पर टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। एक और बात ध्यान रखना कि भारत का जो मानक समय देशांतर है वो कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। जो कर्क रेखा और को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है भाई। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और ये रेखा भारत के 5 राज्यों से जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन सी? IST, भारत की मानक समय देशांतर रेखा। जबकि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो इसी तरीके से अगर पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं? तो 8 राज्य आते हैं। ये हिस्सा भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। तो पूर्वोत्तर राज्य का मैप अगर हम लोग देख लें यहाँ पर तो और आसानी हो जाएगी। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, ये क्या है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो असम यहाँ पर है। असम की सीमा जो है अभी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन सभी राज्यों से लगती है, और बांग्लादेश के साथ भी ये सीमा साझा करता है, भूटान के साथ भी ये सीमा साझा करता है। क्लियर है बात यहाँ तक? सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर्स से अलग है। इधर के जो ये राज्य है इनको क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है, और सिक्किम 7 सिस्टर्स से अलग है, लेकिन ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है सिक्किम भी। तो यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए सभी को। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय अभिनेत्री कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा होंगी? कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जो है कांस जूरी फिल्म फेस्टिवल का जूरी का हिस्सा होंगी, यानी जजेस जो वहाँ पे बैठते हैं उनका हिस्सा होंगी। तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल जूरी का हिस्सा
होंगी। और कांस फिल्म फेस्टिवल का ये कौन सा संस्करण है? ये 75वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है बच्चों? 75वां संस्करण है ये। और ये 20 सितंबर 1946 में पहली बार स्थापित किया गया था ये समारोह। कांस कहाँ है? कांस जो है फ्रांस का एक शहर है। कहाँ का शहर है? फ्रांस का एक शहर है। फ्रांस का एक शहर है, ठीक है। वहां पर इसका आयोजन हर साल किया जाता है। हर साल इसका आयोजन फ्रांस में किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और 9वां प्रश्न है आज के हमारे लर्निंग टॉप जो टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है, टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है उनका, कि हाल ही में एल्वेरा ब्रिटो का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो भाई ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस समय, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इनका संबंध अर्जुन पुरस्कार से भी है। वो कैसे अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो किस खेल से संबंध इनका? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हॉकी, ठीक है। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही हैं, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही हैं। कौन, क्या नाम है इनका? एल्वेरा ब्रिटो, एल्वेरा ब्रिटो। तो इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जापान के खिलाफ मैचों में भारत के प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व किया है। इनके अलावा अगर देखें तो इनसे पहले एनी लैम्सडेन जो कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी रही हैं, उन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका था, ठीक है। पहली महिला कौन है? पहली महिला खिलाड़ी, पहली महिला खिलाड़ी, इसको इस तरीके से नोट कर लेना, पहली महिला खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्या नाम है? एनी लैम्सडेन जो है पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद दूसरी महिला कौन है? दूसरी महिला है आपका एल्वेरा ब्रिटो, ठीक है। तो दूसरी महिला जिन्हें 1965 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ ही आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं और अंतिम प्रश्न है आज के हमारे टॉप 10 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है भाई? चेन्नई, लातूर, सांबा, धर्मशाला। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए भाई। क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सांबा, क्योंकि ये पहले भी बता चुका हूं मैं और पहले भी ये कई बार सांबा जिला आ चुका है। अब याद करो किस में आया है, ठीक है। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश कौन? जम्मू कश्मीर का एक जिला है, कौन सा जिला? सांबा जिला, ठीक है। सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसका सब टाइटल है सेहत। क्या सब टाइटल है? सेहत जो है इसका सब टाइटल है। किसका? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। ये सेहत नामक जो इसका उप आयोजना चल रही है, उप योजना, सेहत नामक उप योजना, उसमें जो है 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सांबा जिला बना है, जो कि किस में आता है? J&K में आता है, जम्मू कश्मीर में आता है। इसी के साथ ही अगर आगे की बात करें तो पल्ली गांव, हाल ही में पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना। ये भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस जिले में जम्मू कश्मीर का भाई? सांबा जिले में। तो ये पीछे ही बता चुका हूँ, ठीक है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके अलावा आगे की बात करें तो अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत भी कहाँ की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में। पिछली करंट अफेयर्स में ये सारा कुछ डिस्कस किया जा चुका है। इसके अलावा सुर्खियों में रही क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यही मैंने बात की थी, चेनाब नदी की, ठीक है। चेनाब नदी की बात इस पर ही मैंने की थी। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना। चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है चेनाब नदी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और क्वार जल विद्युत परियोजना जो जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है बच्चों? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के किस जिले में बताया था? किश्तवाड़ जिले में बताया था, ठीक है। किश्तवाड़ जिले में इसका मैंने डिस्कशन किया था। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये आज के थे हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले हम आगे बढ़े, मैप को देखना जरूरी रह जाता है, ठीक है। मैप को देखना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया या पिछले टॉपिक में बताया कि इतना हिस्सा जो कि लद्दाख का है वो हमारे पास है, और इतना हिस्सा जो कि अक्साई चीन है, ये किसके पास है? ये चीन के पास है। जो 1962 में हुआ युद्ध था
उसके बाद से चीन ने इसको कब्जा किया हुआ है। ये POK है जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इस हिस्से को पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। देख लो कितना हिस्सा आता है बस मात्र हमारे पास, ठीक है। POK इतना चला गया, बस हमारे पास जो हिस्सा है ये इतना, ये जम्मू कश्मीर का हो गया और ये हिस्सा लद्दाख का हो जाता है, बाकी चीन और पाकिस्तान ने कब्जा हुआ है, ठीक है। और बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती है कि भाई जम्मू कश्मीर कहाँ है ना, जम्मू कश्मीर का क्या मैटर है। तो जम्मू कश्मीर भाई ये ध्यान रखना कि ये जो दुख है अपना दूर कर लो, कश्मीर वैली उत्तर में है और जम्मू घाटी जो है वो दक्षिण में है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर, जब जम्मू नाम पहले आता है तो इसको उत्तर में कर देते हैं और इसको दक्षिण में। ऐसे आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर गलत ही होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार बने रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।